हेलो। 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 गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज, ऑडियो, वीडियो और ये जो पीडीएफ है ये क्लियर है? ऑल ओके? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? मेरा वीडियो प्रॉपर दिख रहा है? वीडियो मेरा ओके? चलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए तो हम जो बातें कर रहे थे ये आज का हमारा लेक्चर 3 है। और हम स्टार्ट कर रहे थे कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उस ट्रिग्नोमेट्री में हमारे सामने प्रॉब्लम क्या थी। हमारे सामने प्रॉब्लम थी कि जब कभी को बहुत बड़े एंगल दिए जाएंगे तो उनके लिए त्रिकोणमितीय फलन का मान कैसे निकाला जाएगा। तो जब बड़े कोण होंगे उन बड़े कोणों को छोटे कोणों में बदलना हमारी प्राथमिकता रहेगी। अब समस्या ये आती है कि किसी भी बड़े कोण को एक न्यून कोण में कैसे बदला जाए। ये यहाँ लिखा है ना, ये नोट आपको दिख रहा होगा, ये नोट जो अभी हाल मैंने हाईलाइट किया है, इसका मतलब होता है अक्यूट। अक्यूट का मतलब होता है न्यून कोण। मतलब आपको कितना भी बड़ा कोण दिया जा सकता है, उस किसी भी बहुत बड़े कोण के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इनके मानों को पूछा जा सकता है। तो हमारा सबसे पहला मूल कर्तव्य ये होगा कि हम उस बड़े कोण को कुछ, ये रूल नंबर 1 ये है ना, नियम जो बना रखे हैं, इन नियमों का इस्तेमाल करते हुए हम उसको एक न्यून कोण की रेंज में लेके आएंगे। और जैसे ही हम उसको एक न्यून कोण की रेंज में लेके आएंगे तो अपने को 0 से 90 की टेबल याद है, वो पूरी पूरी सारी, 0 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 37 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 53 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। तो वो टेबल के थ्रू हम सारे कोणों को ज्ञात कर सकते हैं। तो अब मैं स्टेप्स बताता हूं, ध्यान से समझना।
कि समस्या ये नहीं है कि 0 से 90 के बीच कोणों के लिए हमारे त्रिकोणमितीय फलनों के साइन कॉस टेन के मान क्या होंगे। समस्या बस इतनी सी है कि जब बहुत बड़ा कोण होगा उसको छोटे कोण में कैसे परिवर्तित किया जाए। ठीक है, अब उसमें हमने दो तरीके यहां पे पढ़ने हैं। जो रूल नंबर 1 है वो क्या कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। जो रूल नंबर 1 है मैं यहां पर समझाता हूं। जो रूल नंबर 1 है वो ये कहता है कि जब कभी भी हम किसी भी कोण को, जैसे मान लो ये हमारे हो गए इस तरीके से, ये चतुर्थांश बना दिए, है ना। और जब किसी भी कोण को हम किसी बहुत बड़े कोण को, जैसे मैंने कुछ एक उदाहरण लिया था 210 डिग्री, और अगर ये बहुत बड़ा एक 90 से बड़ा जो कोण है, अगर मैं इसको न्यून कोण में परिवर्तित करना चाहता हूं तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि पहले तो 210 डिग्री का वास्तविक स्थान पता करो कि आखिर ये 210 डिग्री होता कहां पर है। तो आपने कहा कि सर 210 डिग्री तो 180 से बड़ा कोण है, इसीलिए 180 से थोड़ा ज्यादा कोण बना दो आप। तो जैसे ही मैंने 180 से थोड़ा ज्यादा कोण बना दिया, अब इसके बाद आप देखना कि यहां पर चूंकि ये किस चतुर्थांश में है, तो ये तृतीय चतुर्थांश में है। और फिर उसके बाद बात क्या आई यहां पर कि चूंकि ये 180 से ज्यादा कोण है और दो नियम यहां पे रहेंगे, तो नियम प्रथम, पहला नियम क्या कहता है कि आप यदि पाई और पाई के गुणजों के रूप में इसको विभक्त कर सकते हो। मेरी लाइन को ध्यान से सुनना कि आप यदि इस 210 को पाई या पाई के गुणजों के रूप में विभक्त कर सकते हो, तो आपको यहां पर इसको क्या लिखने को मिलेगा, तो आप कहोगे कि सर हम 210 को 180 के गुणज के रूप में 180 प्लस 30 लिखना पसंद करेंगे। अर्थात आपने इस 210 डिग्री को क्या लिख दिया, पाई रेडियन प्लस 30 डिग्री, मतलब आपका ये 30 डिग्री क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। तो वो फलन क्या हो जाएगा, तो यदि हमने लिखा था साइन, तो ये हो जाएगा साइन पाई प्लस 30 डिग्री। और चूंकि ये तृतीय चतुर्थांश है, तो तृतीय चतुर्थांश में साइन रहेगा ऋणात्मक, और चूंकि आपने पाई और पाई के गुणज रूपों का इस्तेमाल किया है, तो साइन साइन ही रहेगा। और जो थीटा की जगह 30 डिग्री लिखा हुआ है, वो थीटा की जगह लिखा हुआ 30 डिग्री अंत में यहां आ जाएगा। तो समझ में आया होगा जो कार्यक्रम हमने यहां पर किया है, जिसमें पहले हुआ करता था 210, तो उस 210 को हम छोटा करके 30 डिग्री तक ला चुके। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये धनात्मक था या ऋणात्मक, ये चतुर्थांशों की स्थिति पर निर्भर करेगा। तो तृतीय चतुर्थांश इसलिए बाहर माइनस लग चुका है, और जैसे ही बाहर माइनस लग चुका है, अपना आंसर आ जाएगा -1/2। एक और उदाहरण के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा। मैं यहां से कहता हूं कि आप ना कॉस 600 डिग्री को सॉल्व कीजिए। अब आपको भी समझ आ रहा होगा कि ये तो ये तो 90 बेटा पाई का गुणज नहीं है। 90 को कैसे लिखोगे, 90 डिग्री को आपको लिखना पड़ेगा पाई/2। ये तो इसका भाजक है, पाई का भाजक हो गया ये तो, मतलब पाई/2 लिखना पड़ा। गुणज मतलब पाई×1, पाई×2, पाई×3, समझ रहे है ना। तो बेटा थोड़ा दिमाग लगाए, है ना। चलो कोई बात नहीं, होता है, होगा जितना लगाएंगे। अभी यहां पर आप देखो, यहां पर कॉस 600 डिग्री। अब मैंने क्या सिखाया कि नियम संख्या 1 से अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, रूल नंबर 1 से अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रूल नंबर 1 के हिसाब से मुझे इसको पाई और पाई के गुणजों के रूप में, समझ रहे, मतलब 180 के गुणज रूप में विभक्त करने की कोशिश करनी होगी। अर्थात मैं इसको या तो पाई प्लस थीटा या 2 पाई या 3 पाई या 4 पाई या जैसे भी हो, मैं इसको n पाई प्लस थीटा के रूप में लिखने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अब कुछ लोगों ने लिखा है यहां पर 4 पाई प्लस 60। बेटा 4 पाई का मतलब समझते हो क्या होता है, 180 गुणा 4 का मतलब समझते हो क्या होता है, 180 गुणा 4 का मतलब होता है 720। ये कोण तो 160 है ना,
हाँ, तो आप 720 पे कहां चले गए? आपने इसको लिखा है 4 पाई प्लस थीटा, आपने इसको लिखा है 4 पाई प्लस थीटा, तो ये बिल्कुल गलत है ना? तो अपन क्या लिखेंगे बेटा? इसको लिखा जाएगा कॉस 3 गुणा 180। तो अब जोड़ो एक बार, 3 गुणा 180 कितना हो गया? 3 गुणा 180 कितना हो गया बेटा? 540। तो कितना बचा? 60। क्या ये न्यून कोण है? जो थीटा हम बचा रहे हैं, क्या ये न्यून कोण है? तो बेशक ये न्यून कोण है। अर्थात जो विभक्त हमने किया है, यानी हमने इसको क्या लिखने की कोशिश की है? 3 पाई प्लस थीटा, ये हमने 100% सही लिखा है। अब चलते हैं हम नियमावली पर। हमारा रूल नंबर 1 क्या कहता है? तो हमारा रूल नंबर 1, सबसे पहले तो हम चतुर्थांश पता करेंगे इसका, कि आखिर ये चतुर्थांश कौन सा होगा। तो आप चाहें तो इस तरीके से ये प्रक्रिया अपना सकते हैं। आप यहाँ पर इस प्रकार से ये चतुर्थांश बना लेंगे। अब सबसे पहले अपने को कितना घूमना है बेटा? 3 पाई घूमना है। तो ध्यान से देखो 3 पाई कैसे घूमा जाएगा। यहां से अपन इस अपनी प्रथम रेखा से घूमना शुरू करते हैं, और यहां से यहां तक कितना घूम लिया मैं? पाई। देखो ध्यान से, कितना घूम लिया मैं? पाई घूम लिया। ये लाल कलर के मार्कर से 180, मतलब पाई रेडियन घूम लिया ना बेटा। अभी क्या करना है? यहां से यहां तक और घूमना है। तो कितना हुआ अभी तक? 2 पाई हो गया। पूरा पूरा एक चक्कर 2 पाई। अभी फिर से पाई और घूमना है, क्योंकि मुझे तो पूरा 3 पाई घूमना है बेटा। तो हम जैसे ही ये 180 डिग्री के 3 चक्कर, मतलब कुल मिलाकर वृत्तीय पथ पर 1.5 चक्कर हम कर चुके हैं, यानी 540 डिग्री अभी तक मैं यहां पर आपको घुमा चुका हूं। अभी मुझे 60 डिग्री और घूमना है। तो जैसे ही 60 डिग्री घूमा जाएगा, हम किस चतुर्थांश में प्रवेश कर जाएंगे? तो आप कहोगे कि सर हम तृतीय चतुर्थांश में प्रवेश कर जाएंगे, है ना? और तृतीय चतुर्थांश में कॉस क्या रहेगा? ऋणात्मक रहेगा। तृतीय चतुर्थांश में कॉस रहेगा ऋणात्मक। और आप देख रहे हैं यहां पर ये पाई का गुणज, यानी 3 पाई लिखा हुआ है, अर्थात कॉस हमारा कॉस ही बना रहेगा। और थीटा की जगह हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 60। तो ये थीटा अपनी जगह पर आ गया, कॉस अपनी जगह पर आ गया, और यहाँ चतुर्थांशों की स्थिति के कारण यहाँ क्या आ गया? माइनस आ गया। तो जो तीनों चीजें लिखी है, कारण के साथ हमने इनको समझाते हुए लिखा है। और अब यहां पर माइनस और कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? -1/2, है ना? ये जो भी उल्टे पुल्टे आंसर लिखते रहते हैं, एक बार जो ये प्रोसेस रहता है, इसको जरूर कंफर्म कर ले। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चलिए, तो एक सवाल और मैं यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं, ये आपके लिए। ठीक है, मतलब मेरा काम यहां पर हो चुका है, 2 3 4 सवाल ले चुका हूं मैं। इसके बाद भी अभी और सवाल बाकी है, पर यहीं पर एक सवाल और मैं लेके समझाता हूं, ताकि जिनको नहीं समझ आया है उनको समझ में आ जाए। एक बच्चे का सवाल है कि सर 490 डिग्री को सॉल्व करो। बेटा 490 डिग्री को, उसका कहना है कि tan 490 का मान निकाल के बताओ। आप पहले तो इसको पाई और पाई के गुणजों के रूप में लिखकर बताइए, मुझे फटाफट से लिखकर बताइए कि पाई के गुणज के रूप में आप इसे क्या लिखेंगे। तो मैं जहां तक समझता हूं, आपको इसको लिखना पड़ेगा tan 540 माइनस 50। देख लो आप ध्यान से, 490 को क्या लिखना पड़ेगा? 540। 540 क्यों लिखा है? क्योंकि मैं पाई के गुणज के रूप में, यानी 3 पाई लिखना चाहता हूं। और क्या किसी को 50 डिग्री के लिए किसी भी कोण की वैल्यू पता होती है क्या? नहीं ना। तो बेटा ऐसा नहीं होता कि आपकी मर्जी से कोई भी कोण आप सॉल्व कर लोगे। हम सिर्फ उन्हीं कोणों का मान ज्ञात करते हैं जो हमने टेबल में एक स्टैंडर्ड कोण सीखे हैं, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना? अपने मन से अगर पढ़ना है तो घर पे आराम से रजाई में सोते रहें और फिर पढ़ते रहें। चलिए, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो सवाल संभव है उनकी बात करता हूं, जो असंभव है मैं यहां पर इसको मिटा ही देता हूं, ताकि किसी के दिमाग में कचरा उत्पन्न ना हो। जिसके दिमाग में कचरा है वो रखे। हम आगे बढ़ते हैं एक उदाहरण के साथ, और यहां से उदाहरण में लेता हूं साइन या tan ले लेते हैं। tan 225 डिग्री को सॉल्व करना है।
इसको 180 और 180 के गुणज अर्थात 180, 360, 540, 720 इस रूप में विभक्त करते हुए आप पहले कोण को तोड़ो, कोण को बांटने की कोशिश करो 180 या 360 या 540 के रूप में। तो आप समझ पा रहे होंगे ये 225 है, 180 के निकट है, तो 180 के रूप में अपन इसको क्या लिख पाएंगे, बोलो बेटा। 180 के रूप में बेटा 2 पाई प्लस 45 नहीं लिखा जा सकता, 2 पाई तो 360 डिग्री होता है, 2 पाई प्लस 45 नहीं लिखा जा सकता, 2 पाई तो 360 डिग्री होता है। यहाँ 360 डिग्री कहाँ है, टोटली अपने पास कितना है 225। तो लोगों ने लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है, लोगों ने लिखा है कि सर आप इसको 180 प्लस 45 लिख दो। बहुत बढ़िया, आपने कहा कि सर 180 प्लस 45 लिख दो, अर्थात ये पाई प्लस थीटा के रूप में हमने विभक्त कर दिया। बहुत सही, जिसको ये बात समझ में आ गई है ना कि 180 प्लस 45 लिखना है, ये बहुत बढ़िया उनको पॉइंट समझ में आया है। अब ध्यान से देख लो कि चतुर्थांश पता कर लो, कौन सा चतुर्थांश चाहिए, कौन सा चतुर्थांश पता कर लो। तो 225 डिग्री कहाँ आएगा, 180 से ज्यादा है, तृतीय चतुर्थांश में आएगा। तृतीय चतुर्थांश में tan धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है, तृतीय चतुर्थांश में tan थीटा धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। तो ASTC रूल, ASTC, तो तृतीय चतुर्थांश में tan को क्या होना होता है, धनात्मक, पॉजिटिव। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, ये हो गया अपना पॉजिटिव। और यहाँ पर 180 यानी पाई है, यानी tan थीटा tan ही बना रहेगा, और थीटा की जगह जो है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, और ये हो जाएगा प्लस, और tan 45 का मान कितना होता है 1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा +1। आई बात समझ में बेटा। किसी एक बच्चे ने कहा है 180 प्लस 135 लिखो, 180 प्लस 135 कैसे लिखो बेटा, इतना तो है ही नहीं, मेरे पास है ही 225 रुपए, मेरे पास जेब में 225 रुपए है, और आप चाहते हो कि मैं कितने रुपए बांट दूं, 215 रुपए बांट दूं, 315, सॉरी 215 भी कहा, आप तो 315 रुपए बंटवा रहे हो, 90 रुपए कहां से लाऊंगा एक्स्ट्रा, है ना। जो है उसी को हम विभक्त कर रहे हैं। और जैसे होता है ना, मान लो किसी की जेब में 110 रुपए है, तो 100 के नोट के रूप में अगर उसको कहा जाएगा बांटने को, तो एक तो 100 का नोट वो सुरक्षित रख लेगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, जो बचा 10 का नोट तो उसको एक्स्ट्रा 10 का नोट रख लेगा। तो वैसे ये 90, 180, ये 180 का एक नोट है। तो अगर मान लो जितने नोट हमारे पास 225 रुपए हैं, तो उनमें से 180 रुपए का तो एक नोट हमारे पास हो गया, और बाकी बचा जो 45 रुपए, वो 45 रुपए छुट्टे पैसे हो गए हमारे पास, ठीक है। चलो और आगे बढ़ाता हूं, और अब रूल नंबर 2 पर मैं आपको लेकर आता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। रूल नंबर 2 यहां से क्या कहता है, और रूल नंबर 2 का ये कहना है कि यदि जो कोणों को आप विभक्त कर रहे हो, यदि कोणों को आप विभक्त कर रहे हो, तो उस विभक्त करने के प्रक्रिया में यदि आपका कोण π/2 का विषम गुणज हो, π/2 के विषम गुणज का क्या तात्पर्य है बेटा, तो π/2 के विषम गुणज का तात्पर्य है कि π/2 गुणा 1, मतलब सिंपल π/2, या फिर 3π/2, या फिर 5π/2, या फिर 7π/2। इस प्रकार से यदि हमारे पास जो भी ये कोण दिया जाएगा, अगर हम उस कोण को π/2 के विषम गुणज के रूप में विभक्त करके उसको n π/2 प्लस थीटा के रूप में लिखने की कोशिश करें, जैसे अभी हाल आपने क्या लिखा था, 180 प्लस थीटा, या 540 प्लस या 540 माइनस थीटा, या 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। तो 180, 360, 540 ये 180 के संख्यात्मक गुणज है, पूर्ण गुणज है। पर अगर यहां पर आपको अब गुणज कुछ इस प्रकार से मिले, ध्यान से देख लो, अगर आपको गुणज कुछ इस प्रकार से मिले 90 डिग्री, समझ रहे, π/2 रेडियन मतलब 90 डिग्री, 3π/2 रेडियन मतलब 270 डिग्री, 5π/2 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 450 डिग्री। इस प्रकार से यदि विषम गुणज, समझ रहे हैं ये विषम गुणज है, पाई मतलब देख लो ध्यान से, π/2 90 डिग्री होता है, 3π/2 रेडियन 270 डिग्री होता है, 5π/2 रेडियन 450 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से
यदि विषम गुणज के रूप में हम इसको विभक्त करना चाह रहे हैं, तो विषम गुणज के रूप में, और आगे, हाँ बिल्कुल बेटा, और आगे की बात करो 630 डिग्री, ये भी यहां पर क्या हो जाएगा, विषम गुणज हो जाया करेगा। तो जब जब विषम गुणज के रूप में हम उस बड़े कोण को विभक्त करने की कोशिश करेंगे, जहां थीटा पुनः न्यून कोण होगा, थीटा न्यून कोण होगा, तो उस स्थिति में क्या करना है, ध्यान से सुन लो। जो भी लोग कमेंट करने में टाइम पास कर रहे हैं, मैं उनको नहीं पढ़ा सकता हूं, मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी बार बार मेरे बोलते टाइम भी जो भी कमेंट टाइप करते रहते हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता और कुछ नहीं मैं इनका सोल्यूशन निकाल सकता हूं। आप कुल मिलाकर टाइम बर्बाद ही करते हो, आपका और मेरा। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से कंटिन्यू करता हूं। यहां पर इस नियम में ये तो समझ में आ गया कि हमें विभक्त किसके रूप में करना है, ठीक है। अब विभक्त करने के बाद की प्रक्रिया क्या होगी, मैं इसको आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा, विभक्त करने के बाद मुझे दो ही चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे उस त्रिकोणमितीय फलन को क्या करना होगा। जैसे पहले हम पाई के गुणजों के रूप में बात करते थे, 180, 360, 540 के रूप में जब हम बात करते थे, तो साइन का साइन ही रहता था, कॉस का कॉस ही, टेन का टेन ही, कॉट का कॉट ही, मतलब त्रिकोणमितीय फलन में कोई बदलाव नहीं होता था। परंतु अब जब हम यहां पर पाई बाई 2 के विषम गुणजों की, यानी 90, 270, 450, 360 डिग्री के रूप में जब विभक्त करे हैं, तब हमें दो चीजों पर दोबारा से काम करना होगा। सबसे पहली बात, चिन्ह क्या होगा, वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो चिन्ह प्रणाली किस प्रकार से निर्धारित की जाएगी, ये चिन्ह एएसटीसी नियम के हिसाब से ही निर्धारित किए जाएंगे। हम ये चयन करेंगे कि आखिर ये दिया गया बड़ा सा कोण किस चतुर्थांश में स्थित है। जिस चतुर्थांश में स्थित है उसके हिसाब से उस त्रिकोणमितीय फलन का चिन्ह लगा दिया जाएगा। दूसरी बात कि अब यहां पर चूंकि यहां पाई बाई 2 के विषम गुणज है, ये पाई बाई 2 के विषम गुणज यहां पर उपलब्ध है, और ये पाई बाई 2 के विषम गुणज अगर यहां पर उपलब्ध है, तो हमें यहां पर अब यह सोचना होगा कि इस स्थिति में हम हमारे त्रिकोणमितीय फलन को सेम नहीं रखेंगे, अर्थात साइन साइन नहीं रहेगा बेटा। ऐसा नहीं होगा कि साइन साइन ही रह जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यहां पर विषम गुणजों की बात हो रही है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, अब ध्यान से देख लेना। इसलिए हमें यहां पर साइन को उसके सहफलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, साथ में यहां पर इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में या इसके सहफलन में परिवर्तित किया जाएगा, अर्थात साइन को बदलकर कॉस लिख दिया जाएगा। अगर यहां पर 90, 270, 450 अर्थात विषम गुणजों की बात है, तो साइन को कॉस में परिवर्तित करना पड़ेगा। बिल्कुल उसी प्रकार से यदि कॉस है तो कॉस को साइन में परिवर्तित करना पड़ेगा, अर्थात त्रिकोणमितीय फलन को बदलना ही पड़ेगा जब जब आप 90, 270, 450, 360 के रूप में उसको विभक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से यहां पर अगर यहां पर हमारा tan फलन है, tan थीटा, तो tan को किस में परिवर्तित किया जाएगा, तो आप लिखोगे tan को cot में परिवर्तित किया जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपका sec थीटा है और sec थीटा है, तो आप उसको cosec थीटा के रूप में परिवर्तित करेंगे। मतलब sec किस में बदल जाएगा, तो आप देखेंगे sec cosec में, और cosec होगा तो वो sec में, cot होगा तो वो tan में। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखने का एक और तरीका मैं समझाता हूं, ध्यान से देखते जाना। ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, ये कॉट है, ये सेक है, और ये कॉसेक है। ठीक है, तो अब अपने को क्या ध्यान रखना है, ध्यान से देखते जाओ। अपने को ध्यान रखना है इस प्रकार से, साइन और कॉस दोनों एक दूसरे के सहफलन है। ठीक है, साइन और कॉस दोनों, बेटा मेरे को मत सिखा कि कैसे पढ़ाना है, एग्जाम्पल दो या मत दो, मैं कह रहा हूँ टाइप मत कर भाई, अपने आप को क्यों बेकार टाइम पास कर रहा है ना। मेरे को पता है मेरे को क्या पढ़ाना है ना। ज्यादा ज्ञान बांटने की यहाँ जरूरत नहीं है। 10वीं के पेपर दिए नहीं है, पास होके यहाँ बैठ गया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि तुम बताओगे क्या करना है। आराम से शांति से बैठे रहो, आपके भले की बात है ना।
जैसे यहां पर साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। अभी मैं नाम लेके बोलने लगूंगा तो फिर आपको बुरा लग जाएगा। इसके साथ ही यहां पर दूसरा जो सहफलन का जोड़ा है वो ये है। ये याद रखने का तरीका बता रहा हूं कि आप पहले साइन कॉस टेन दिमाग में होता है, साइन कॉस टेन, फिर नीचे यहां पर होता है उल्टे में कॉट सेक कॉसेक। तो साइन और कॉस दोनों का अपना जोड़ा है, दोनों एक दूसरे के सहफलन है, मतलब साइन कॉस में कॉस साइन में, फिर दूसरा टेन कॉट में कॉट टेन में, और फिर तीसरा सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। इस प्रकार से ये पूरी एक चेन के रूप में यहां पर ये बन जाता है। ठीक है, अब अपन समझते हैं, सवाल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सवाल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना कि जैसे यहां पर ये पहला सवाल है, हम इसको थोड़ा सा जूम करके अब आपको यहां पर समझाने की कोशिश करते हैं। और जिस सवाल की मैं बात कर रहा हूं वो है ये वाला, नंबर 1। ठीक है, अब इसमें देखो यहां क्या लिखा हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहले तो मुझे 90 माइनस थीटा का चतुर्थांश बता दो सब लोग। 90 माइनस थीटा वास्तव में किस चतुर्थांश में होगा, 90 से कम कोण है, मतलब प्रथम चतुर्थांश। बहुत बढ़िया। तो यहां पर ये जो 90 माइनस थीटा वाली जो बातें हैं, ये तीनों के तीनों प्रथम चतुर्थांश में होंगे, साइन वाला, कॉस वाला, टेन वाला। मतलब सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, तीनों प्रथम चतुर्थांश में है। अब मुझे ये बताओ कि प्रथम चतुर्थांश में कौन से त्रिकोणमितीय अनुपातों को धनात्मक रहने की अनुमति है। प्रथम चतुर्थांश में ऑल। बहुत बढ़िया, ऑल मतलब इन सबके आंसर क्या आने होंगे, पॉजिटिव। तीनों के आंसर क्या आने होंगे, पॉजिटिव। सभी के आंसर पॉजिटिव आने होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब यहां से इतना तो हो गया कि जो भी चिन्ह है, जो धनात्मक है या ऋणात्मक है, उसका चयन हो चुका। इस स्थिति में सारे के सारे आंसर धनात्मक आएंगे। अब यहां पर क्या करना है कि चूंकि हम यहां पहले याद है हम 180 के रूप में बांटा करते थे, यहां पहले याद है 180 हम पाई समझते थे, अभी ये 90 है। 90 मतलब पाई बाई 2 बेटा, 90 मतलब पाई बाई 2। तो आप समझ रहे हो नियम नंबर कौन सा लगेगा, 2। नियम नंबर कौन सा लगेगा, 2। रूल नंबर 2। आ रही बात समझ में। और रूल नंबर 2 ने क्या सिखाया कि यदि साइन है तो साइन उसके सहफलन में परिवर्तित होगा। होगा कि नहीं होगा। जो मैंने यहां पर इस सवाल में बात समझाने की कोशिश की, नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 में जो अंतर में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या वो समझ आया है बेटा, समझ आया है। बाकी लोग भी एक बार बता दें। चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां से आपको समझ आया होगा कि कभी किसी कोण को 180 के रूप में विभक्त करने और 90 के रूप में विभक्त करने में अंतर होता है। नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 में अंतर है। और नियम नंबर 2 के हिसाब से यदि हम 90 के रूप में, 90 270 के रूप में यदि उसको विभक्त करेंगे, तो हम साइन को साइन नहीं रख पाएंगे, हमें साइन थीटा को कॉस थीटा में बदलना पड़ेगा। तो साइन बन गया कॉस, बाहर यहां पे धनात्मक आना ही था तो आ गया धनात्मक, और थीटा अपनी जगह पर यहां पर आ चुका है। अर्थात साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख पाएंगे, हम साइन 90 माइनस थीटा को प्लस का कॉस थीटा लिख पाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से कॉस वाले को देख लो एक बार। 90 माइनस थीटा है, होना तो धनात्मक ही है, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना, होना तो इसको धनात्मक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहां पर कॉस अपने सहफलन साइन में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे ही तीसरे वाले में देखो, टेन, टेन अपने सहफलन कॉट में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो बहुत बढ़िया। यहां से हम अब इस सेकंड वाले कंडीशन पर आपको ले आते हैं। यहां पे देख लो कि यदि साइन 90 प्लस थीटा है, तो पहले मुझे इतना बता दो कि ये 90 प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश होता है। तो आप देखोगे कुछ इस प्रकार से, आप देखोगे ये बना दिया अपन ने क्वाड्रेंट, और यहां से जब 90 प्लस थीटा की बात करी, यानी 90 से अधिक कोण की बात करी, तो आप किस चतुर्थांश में आ गए, तो आप यहां पर द्वितीय चतुर्थांश में आ गए। द्वितीय चतुर्थांश में एएसटीसी रूल से कौन पॉजिटिव होगा, एएसटीसी। तो द्वितीय चतुर्थांश में एएसटीसी रूल से साइन धनात्मक होगा। होगा कि नहीं होगा, साइन या कॉसेक, साइन या कॉसेक धनात्मक होगा। तो यहां पर देख लो, साइन वाले आंसर को क्या आना होगा, हम नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 लिख देते हैं। ठीक है, साइन वाले आंसर को क्या आना होगा, धनात्मक। जबकि कॉस और टेन को, कॉस और टेन को क्या आना होगा यहां पर, ऋणात्मक। तो ये बात समझ में आई, कॉस और टेन क्या हो जाएंगे बेटा, ऋणात्मक, है ना।
अब दूसरी बात यहां पर क्या है कि चूंकि हमने 90 के रूप में यानी पाई बटे 2 के गुणज के रूप में, विषम गुणज के रूप में इसको विभक्त किया है, तो साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में। टेन किस में बदल जाएगा? कॉट। कर सकते हैं ये प्रक्रिया अपन पूरी। इसी तरीके से ये 270 वाला आप खुद से करके देखना, है ना। 270 वाला यहां पर मैं लिख देता हूं होमवर्क, आप ये खुद से ट्राई करके देखना दोनों को। अब मैं आगे कुछ सवाल लेता हूं, सवालों से और बढ़िया समझ में आएगा अपने को, है ना। तो चलिए कुछ सवाल लेते हैं। और सबसे पहला सवाल अपन यहां पर लिख लेते हैं। हमने लिखा है यहां पर साइन 315 डिग्री, ठीक है। और मैं जो सिखाया, मैंने कहा कि आप इसको किसके रूप में विभक्त करेंगे? अब विषम गुणज के रूप में विभक्त करने की कोशिश करो। तो बहुत बढ़िया, बहुत सही रितेश भाई, बहुत बढ़िया जवाब। तेजी से भी आया, सटीक भी आया, बिल्कुल सही जवाब आपका आया है। बाकी लोग क्या, किस कोण के रूप में अपन इसको विभक्त करने की कोशिश करें? 270 प्लस 55 है। 10 रुपए कौन देगा एक्स्ट्रा बेटा? मेरे पास तो 315 रुपए। सक्षम जी आपने लिखा है 360, क्या लिखूं इसको? 315 को 360 लिख दूं? 315 है ना, 360 कैसे लिख सकता हूं? तो जिस नियमावली से हम चल रहे हैं उसके अनुसार हमें इसको 315 को क्या लिखना है? हमें इसको लिखना पड़ेगा 270 प्लस 45। मतलब मैंने 315 को 270 माइनस 45 क्यों लिख रहा है भाई मेरे नितेश? सो गया क्या? 270 प्लस 45 हम यहां पर इसको लिखेंगे तो 315 डिग्री को हमने तोड़ लिया। और 270 जो होता है, आप ध्यान से देखो, ये होता है 3 पाई/2। और इस 45 को हम किसकी तरह देख पा रहे हैं? हम इस 45 को थीटा की तरह देख पा रहे हैं। 270 3 पाई/2 होता है या नहीं होता है? कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई कि पाई/2 का विषम गुणज है? और विषम गुणज है तो हम सहफलन में परिवर्तित करेंगे। होगा ना, सहफलन में परिवर्तन होगा। अब पहले ये चयन कर लो कि आखिर ये 315 किस चतुर्थांश में है। फटाफट बता दो, 315 किस चतुर्थांश में है? चतुर्थ चतुर्थांश में। बहुत बढ़िया, देख पा रहे होंगे आप 270 प्लस 45, तो चतुर्थ चतुर्थांश में। और एएसटीसी रूल क्या कहता है? एएसटीसी कि यहां पर कॉस वाला, चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस वाला फलन धनात्मक होगा, पर हमारे पास फिलहाल कौन सा फलन है? साइन वाला फलन है। तो साइन वाला फलन अगर हमारे पास है तो वो क्या रहेगा? वो ऋणात्मक रहेगा, हाँ या ना? तो हमें यहां से क्या लिखना पड़ेगा? माइनस। और चूंकि यहां पर ये क्या है? विषम गुणज के रूप में है, तो सहफलन में परिवर्तन होगा, तो साइन किस में परिवर्तित हो जाएगा? कॉस में परिवर्तित हो जाएगा। और यहां पर क्या आ जाएगा? थीटा। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस कॉस 45। अर्थात आंसर क्या आ जाएगा? -1/√2। ठीक है। एक और सवाल ले लेते हैं बेटा। चलिए एक और सवाल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूं। माइनस कैसे बेटा? साइन वाले कोण का मान ज्ञात करना चाहते हो आप? साइन वाले कोण का मान ज्ञात करना चाहते हो तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? साइन। और आप कौन से चतुर्थांश में हो? चतुर्थ चतुर्थांश में हो। बेटा कॉस पॉजिटिव रहता है, आप मान किसका निकाल रहे हो? साइन का निकाल रहे हो ना। बेटा सुबह उठ के थोड़ा जल्दी उठा करें ताकि नींद प्रॉपर खुल जाए, है ना। अच्छा मैं एक बात और साबित कर देता हूं कि चाहे आप किसी भी कोण को नियम नंबर 1 से सॉल्व करें या नियम नंबर 2 से सॉल्व करें, आंसर आपका सेम आएगा, है ना। मतलब अगर मैं इसको नियम नंबर 1 से सॉल्व करना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं? ध्यान से देखना, मैं इसी सवाल को नियम नंबर 1 से सॉल्व करके दिखाता हूं। कैसे? मैं लिखता हूं बाय रूल 1। तो रूल नंबर 1 से इसको सॉल्व करने के लिए इस 315 को क्या लिखना पड़ेगा बेटा? 360 - 45 लिखना पड़ेगा।
360 माइनस 45, 360 को क्या लिखूंगा मैं, 2 पाई लिखूंगा, है ना। कौन सा चतुर्थांश है ये, तो आप देखोगे ये चतुर्थांश है, कोई दिक्कत नहीं है, 360 से कम कोण है, तो चतुर्थांश में साइन क्या होता है, ऋणात्मक। और चूंकि यहाँ पर पाई का गुणज है तो ये नियम नंबर 1 से साइन क्या बना रहेगा, साइन ही बना रहेगा, और थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 45। तो साइन 45 का मान भी कितना होता है, 1/√2। तो आंसर यहां से भी क्या आएगा, -1/√2, है ना, -1/√2। यहां से भी सेम ही आंसर आया है जो यहां से आंसर आया। तो वही बात है कि नियम कोई भी हो, ऐसा तो है नहीं ना कि हर नियम अलग अलग आंसर देगा, बेटा अपवाद नहीं होते यहाँ पर। नियम कोई सा भी लगा लो, प्रक्रिया कोई सी भी लगा लो, आपका आंसर समान आना चाहिए, यही तो नियम है। नियम का मतलब क्या होता है कि गलती कहां भी ना हो, किसी भी जगह पर मिस्टेक ना हो। चलिए एक सवाल और मैं लेता हूं, और अच्छा लगेगा आपको। एक सवाल और लेकर हम कोशिश करते हैं। हाँ दोनों लगा सकते हैं ना बेटा, दोनों लगा सकते हैं, आपको जैसे याद आ जाए वैसे लगा लो। ध्यान से देखना, एक सवाल और मैं लेता हूं। सवाल है मेरा tan 300 डिग्री, tan 300 डिग्री। नियम नंबर 2 से करना है फिलहाल, 300 को नियम नंबर 2 से बताएंगे सब। क्या लिखूं, नियम नंबर 2 से क्या लिखूं, 270 + 30, बहुत बढ़िया, शाबाश। 270 क्या हो जाएगा बेटा, ये 3π/2, समझ में आ जाना चाहिए अपने को, है ना। और ये थीटा की जगह क्या हो गया अपना, 30 डिग्री, ठीक है। अब यहां से प्रक्रिया क्या होगी कि सबसे पहले तो ये पता करो कि ये आखिर है कौन सा चतुर्थांश। तो ये बना लिया आपने चतुर्थांश, यहां से घूमना स्टार्ट करो। जैसे घूमना स्टार्ट करोगे यहां तक कितना कोण हो गया, ये 270, और +30, यानी किस चतुर्थांश में आप एंटर कर गए, चतुर्थांश में, ASTC चतुर्थांश में tan है, tan को क्या होना होगा, ऋणात्मक। चतुर्थांश में tan को क्या होना होगा, ऋणात्मक। और चूंकि यहां पर आपने क्या लिखा है, ये π/2 का विषम गुणज, π/2 का विषम गुणज, तो tan किस में परिवर्तित होगा, cot में, और आंसर क्या आ जाएगा, cot 30। ठीक है बात, cot 30। अब किसी को cot 30 की वैल्यू अगर डायरेक्ट पता है तो 30 डिग्री पर cot 30 की वैल्यू होती है √3, √3। तो आंसर क्या आ जाएगा, -√3। किसी को लगता है कि नहीं यार cot की तो वैल्यू ही नहीं पता हमें, तो कोई बात नहीं, माइनस लगा दो और cot को 1/tan लिख दो, तो cot को लिख दिया जाएगा 1/tan 30, है ना, 1/tan 30। और 1/tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ये √3 पलट के ऊपर चला जाएगा, अंश में चला जाएगा, तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा, -√3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, मैं यही चीज 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार समझा चुका हूं, और जिसको अभी भी नहीं समझ आता है तो थोड़ा वो अपने ऊपर सोचे, और जिसको समझ आ गया है बहुत बढ़िया, आपको फटाफट से स्पीड से अब आप करना सीख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक नियम नंबर 3 भी होता है ना, नियम नंबर 3 होता है। ये कोई अलग से बहुत ज्यादा बड़ा नियम नहीं है, इसका सिर्फ इतना सा मतलब है। मैं पहले इसका इसका मतलब समझाता हूं, फिर नियम पे आता हूं। इसका मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब कुछ ऐसा इस प्रकार से होता है कि जो भी ये वृत्तीय पथ है, जब आप इस वृत्तीय पथ पर इस प्रकार से घूमकर पूरा 2π कोण चल के आगे आओगे, यानी मान लो आपने कोई कोण चला 390 डिग्री, तो आप समझते हो 390 डिग्री चलने के लिए आपने क्या किया, आपने पहले तो 360 डिग्री का कोण तय किया, और इसके बाद 30 डिग्री आप और चले। और 360 का मतलब रेडियन में 2π होता है, और ऐसे जनरल लैंग्वेज में बात करें तो इसका मतलब होता है एक चक्कर, होता है 360 का मतलब। तो वास्तव में 390 का मतलब क्या हो जाएगा, वास्तव में 390 का मतलब हो जाएगा एक पूरा चक्कर प्लस 30 डिग्री। अब आप जानते हैं कि एक पूरा चक्कर अगर किसी ने किया है, तो एक पूरा चक्कर करने के बाद वो जहां से शुरू किया था वापस वहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा, एक पूरा चक्कर करने के बाद वो जहां से शुरू किया था वापस वहीं पर आ गया ना। अब सारे के सारे जो 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 भी उसका रास्ता है, जो भी उसका पथ है, वो दोबारा से रिपीट होना है,
और अगर उसका रास्ता दोबारा से रिपीट होना है तो दोबारा से प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश ये आने होंगे कि नहीं आने होंगे? भाई ऐसा तो है नहीं ना कि चतुर्थांश बढ़ जाएंगे, 4 के बाद 5 या 6 7 8 आ जाएगा, नहीं, चतुर्थांश तो 4 ही है ना। तो अगर वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चतुर्थांश चलकर और आगे बढ़ा तो फिर से कौन सा रिपीट होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और तीसरे चक्कर में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, यानी रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो अब यहां से मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से सुन लेना अगर सुनना है तो, वरना आपके मर्जी पड़े जो करो। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से यदि 360 प्लस थीटा लिख दिया गया है तो 360 आपको घुमाकर वापस वहीं ले आया, तो आप उस 360 को भूल सकते हो और सीधा सीधा उस कोण को किसके बराबर लिख सकते हो? थीटा के बराबर लिख सकते हो। अर्थात ये 390 डिग्री वास्तव में अगर मान के रूप में, अगर वैल्यू के रूप में देखा जाए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री के ही बराबर हो जाएगी, क्योंकि जहां 30 डिग्री होता है वहीं पर 390 डिग्री भी पाया जाता है, क्योंकि बस ये है कि 390 ने एक चक्कर एक्स्ट्रा कर रखा है। अब मैं नियम के हिसाब से समझाता हूं, जो यहां पर लिखा है कि यदि कोण जो है वो 2 पाई, और 2 पाई को आपने n का मान सबसे पहले 1 रखा तो 2 पाई आया, n का मान यहां पर 2 रख दो तो कितना आ जाएगा बेटा? 4 पाई आ जाएगा। n का मान 3 रख दो तो कितना आ जाएगा? 6 पाई आ जाएगा, 8 पाई आ जाएगा। तो इस प्रकार से यदि n का मान 2 पाई, सॉरी यहां पर जो कोण है, जिस कोण के रूप में आप विभक्त कर रहे हो वो 2 पाई, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 4 पाई मतलब 720 डिग्री, 6 पाई को भी इसी तरीके से आप देख सकते हैं 1080 डिग्री। तो इस तरीके से अगर हम इसको 2 पाई के गुणज के रूप में, 2 पाई 2n पाई प्लस थीटा के रूप में यदि हम लिखते हैं तो उस स्थिति में त्रिकोणमितीय फलन एक समान होगा। जो भी हमारा चिन्ह परिपाटी के अनुसार जिस भी चतुर्थांश में हम जा रहे होंगे उस चतुर्थांश के हिसाब से हमें धनात्मक या ऋणात्मक का चयन करना पड़ता है। भाई पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये तो हमें चतुर्थांश के हिसाब से ही देखना पड़ता है, क्योंकि चतुर्थांश ही बताएंगे कि कौन सा त्रिकोणमितीय फलन कहाँ धनात्मक है, कहाँ ऋणात्मक है। तो यहां से धनात्मक ऋणात्मक का फलन हमें यहां से देख लेना होगा, और साथ ही साथ त्रिकोणमितीय फलन के मान जो होंगे वो इस प्रकार से समान हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहां से क्या कहना सीखा कि यदि साइन 2n पाई प्लस थीटा है तो उसको साइन थीटा, कॉस 2n पाई प्लस थीटा है तो उसको कॉस थीटा, और टेन 2n पाई प्लस थीटा है तो उसको हमने यहां पर टेन थीटा लिखा है। अर्थात कुल मिलाकर जिस कोण के रूप में विभक्त किया गया वो पाई का समगुणज है, पाई का समगुणज कोण यहां पर है। एक उदाहरण के साथ में समझाता हूं इसको, ये सारी बातें मैं एक बार वापस से लेता हूं, उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आप ध्यान से समझना कि यदि हमसे पूछ लिया जाए कि साइन 750 डिग्री का मान मुझे बताना है। हाँ बेटा, सेक कॉसेक, बेटा जो साइन कॉस और टेन के लिए है ना वही सेम सेक कॉसेक के लिए भी होगा। बाकी लोग भी सुन लो कि एक डाउट आया है जिन्होंने कहा है कि सर ये नियम जो है सेक कॉसेक के लिए भी, हाँ बिल्कुल वही होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो व्युत्क्रम ही तो होता है, साइन का व्युत्क्रम ही तो कॉसेक होता है, तो नियम भी सेम पालन करेगा, है ना। अब 750 को सबसे पहले लिखा क्या जाए, तो आप यहां से समझ पा रहे होंगे कि 750 को यहां पर 720 प्लस 30 डिग्री के रूप में लिखा जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर 720 लिखने का क्या मतलब हुआ, कि बेटा 720 लिखने का मतलब हुआ ये कितना है वास्तव में 4 पाई, और क्या ये पाई का समगुणज है? हाँ बेशक ये पाई का समगुणज है। तो क्या सीखा कि साइन साइन ही रहेगा और साइन थीटा लिख रहे ना, साइन थीटा, तो यहां से कितना हो जाएगा? साइन 30 डिग्री हो जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, साइन और 4 पाई का मतलब 2 चक्कर हो गए, कोई बात नहीं, 2 चक्कर होने के बाद वो कहां आ गया? वहीं आ गया। वास्तव में कोण उसने कितना बना रखा है अपनी मूल रेखा से? 30 डिग्री, और 30 डिग्री के हिसाब से अभी भी माइनस में 1/2 आंसर दे रहे हैं। शुभम बम बम बोले, नेगेटिव में आएगा क्या? है साइन 30 डिग्री नेगेटिव में आता है क्या?
प्लस की जगह माइनस हो तो। अच्छा चलो एक सवाल और बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, बहुत आपने जो सवाल पूछा है मैं उसको भी समझा देता हूं कि यदि साइन 690 डिग्री हो तो, साइन 690 डिग्री हो तो क्या करेंगे? तो ध्यान से देखो क्या लिखा जाएगा इसको, 720 माइनस 30, लिखें या नहीं लिखेंगे? 720 डिग्री माइनस 30 हम इसको लिखेंगे अगर 690 डिग्री है तो। अब आप जानते हैं कि 720 का मतलब क्या हो गया, 4 पाई, 4 पाई का मतलब क्या हो गया, दो पूरे पूरे चक्कर। अरे 2 पाई मतलब एक चक्कर होता है ना बेटा, तो 720 डिग्री का मतलब दो पूरे पूरे एक चक्कर, पर उन दो पूरे चक्करों में से कितना कोण कम करोगे, 30 डिग्री। अर्थात दो पूरे चक्कर होने वाले हैं, पर उन दो पूरे चक्कर होने से पहले हमें यहां पर, जैसे ध्यान से देखना, मैं बना रहा हूं, यहां पर एक चक्कर हो गया, हुआ एक चक्कर, फिर एक और चक्कर यहां से हो गया, पर एक चक्कर पूरा होने में थोड़ा कम कोण है, 30 डिग्री का कम कोण है, यानी दो पूरे चक्कर हमारे यहां पर नहीं हो पाए, अर्थात चतुर्थांश कौन सा हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। और चतुर्थ चतुर्थांश में साइन क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश में साइन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और साइन ऋणात्मक हो जाएगा तो यहाँ पर ये, चूंकि हमने साइन का साइन ही रहेगा, ये हमने कहा ना कि त्रिकोणमितीय फलन समान रहते हैं, यहाँ ऊपर देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं येलो मार्कर से कि त्रिकोणमितीय फलन समान रहते हैं, चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस चिन्ह लगा चुका हूं, और यहां बाहर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो आंसर क्या हो जाएगा -1/2। आ रही है बात समझ में? तो ये जो नियम है, जो जो हमने सीखा है, आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है बेटा, है ना, इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो भी सवाल हमने यहाँ पर लिखे हैं तरीके से, बिल्कुल दिमाग लगाकर, ऐसे आलस में करोगे तो आलस का काम आलस का होता है। ठीक है, मैं कुछ सवाल और अब कंबाइंड, कंबाइंड मतलब अब मैं बताऊंगा नहीं कि आपको सवाल प्रथम नियम से करना है या द्वितीय नियम से करना है या तृतीय नियम से करना है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं तो बस एक बात फिर से रिपीट कर देता हूं कि जब प्रथम नियम से या तृतीय नियम से हम सवाल सॉल्व करते हैं तो त्रिकोणमितीय फलन परिवर्तित नहीं होता है, साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा। पर जब द्वितीय नियम पे हम चले जाते हैं और π/2 के विषम गुणज के रूप में विभक्त करते हैं, तो π/2 के विषम गुणज के रूप में विभक्त करने पर हमें, π/2 के विषम गुणज के रूप में विभक्त करने पर हमें उसको, किसी भी त्रिकोणमितीय फलन को उसके सह फलन में बदलना होता है। चलिए तो बहुत बढ़िया, हम बात करते हैं और यहां से इस सवाल को हम, वैसे तो ये सवाल हो गया ऑलरेडी, हम ऐसा सवाल सॉल्व कर चुके, तो ये सवाल आप खुद से होमवर्क में कर लेना। ठीक है, ये ट्राई कर लेना आप, ये खुद से कर लेना आप। मैं यहाँ पर एक सवाल और अपनी मर्जी से कुछ लिख के देख लेता हूं। अपन ले लेते हैं कॉस 240 डिग्री, कॉस 240 डिग्री ले लेते हैं और इस सवाल को अब सॉल्व करते हैं। ये तो आपका होमवर्क हो गया बेटा, ये वाला, है ना। आप कॉस 240 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 240 को किस रूप में विभक्त किया जाए, चलिए मैं आपको समझाता हूं, एक बार रुक जाना, सब लोग रुक जाना। इस 240 को लिखने के मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो 180 + 60 और दूसरा तरीका है 270 - 30। सब लोग रुक जाना, सब लोग रुक जाना, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। अब इस 240 को 180 + 60 भी लिख सकता हूं और 270 - 30 भी लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना। पर मैं क्या लिखूंगा, मतलब अगर मुझसे पूछा जाए ना कि कोई मुझसे सलाह ले कि सर आप क्या लिखना पसंद करते हो, तो मैं कहूंगा कि बेटा मैं ये वाला लिखना पसंद करता हूं क्योंकि इसमें सहफलन में परिवर्तन नहीं होता है और परिवर्तन नहीं करना पड़ता, तो मेरे लिए सवाल को सॉल्व करना आसान होता है।
जबकि यहां पर आंसर दोनों से समान आएगा, पर यहां सहफलन में परिवर्तन करना पड़ता है और 180 के रूप में टुकड़े करने पर सहफलन में परिवर्तन नहीं करना पड़ता है। मैं दोनों से सॉल्व करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना। तो जब अपन यहां पर 180 प्लस 60 के रूप में इसको लिखे हैं तो हमारा यहां से क्या हो जाएगा, कॉस 180 प्लस 60। तो कौन सा चतुर्थांश है ये, 240, तृतीय चतुर्थांश है बेटा, सबको समझ आ रहा होगा। 240 कौन सा चतुर्थांश है, तृतीय। 180 से ज्यादा, 270 से कम। 180 से ज्यादा, तृतीय चतुर्थांश में कॉस क्या होगा, निगेटिव। तृतीय चतुर्थांश में कॉस हो जाएगा निगेटिव, और यहां पर 180 है तो कॉस का कॉस ही बना रहेगा, और क्या आ जाएगा 60, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा यहां से, आंसर अपना माइनस का और 1/2। अब अगर यही काम अपन यहां इधर 270 माइनस 30 से करेंगे तो यहां पर क्या है, ये 270 मतलब 3π/2 माइनस 30 डिग्री। समझ रहे बात को। तो यहां से 3π/2 माइनस 30, तो यहां पर क्या होगा कि है तो ये भी तृतीय चतुर्थांश, तो आंसर तो यहां पर भी माइनस में लिखना होगा। पर चूंकि यहां पर ये मुझे याद रखना पड़ेगा कि कॉस को हमें उसके सहफलन में परिवर्तन करना पड़ेगा, यानी साइन बनाना पड़ेगा, और ये कितना हो जाएगा sin 30। तो यहां से sin 30 का मान कितना होता है, -1/2। तो आंसर दोनों तरफ से सेम आया। पर अगर देखा जाए ना, तरीका कोई सा भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे पास चॉइस होती है बेटा। हमारे पास चॉइस होती है कि किससे करें, दोनों में से। दोनों से तो करेंगे नहीं, इतना टाइम तो आपके पास हो सकता है, आप तो बहुत फ्री लगते हो मुझे, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं हमेशा एक उचित तरीका ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो पहला ये हो जाएगा यहां से, ठीक है। चलिए, तो ये होमवर्क आप जरूर करना, जो पहला सवाल अपन ने छोड़ा है। एक बच्चे ने, युवराज ने कहा है कि सर 1/2 आएगा। बेटा माइनस कौन बोलेगा, एक काम कर, माइनस के लिए अपने छोटे छोटे भाई को बिठा के रख लिया कर, तो माइनस वो लगाता रहे साथ के साथ, है ना। अभी तो घर पे ही है, कोई भी किसी को भी सुबह सुबह उठा के 2 रुपए जेब में रख दिया कर उसके, और उसको बोल दिया कर चल तू जहां माइनस नहीं लगाना पड़े, माइनस लगाना पड़े वहां माइनस लगा देना, है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को सब लोग अभी के अभी सॉल्व करें। इस सवाल को सभी लोग अभी के अभी सॉल्व करें फटाफट। आंसर मर्जी पड़े जैसे कर लो, मैंने तो फिर भी कहा है कि आप 180 और 360 के रूप में करें। अभी भी कुछ लोगों को खुजली रहती है तो वो 270 के रूप में लिख देते हैं, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस उसको त्रिकोणमितीय फलन को उसके सहफलन में परिवर्तित करना ना भूलें। यदि आप उसको 270 प्लस 60 लिखते हो तो त्रिकोणमितीय फलन को परिवर्तित करना कतई ना भूलें। अभी भी सवाल के आंसर आ रहे हैं, -1/2। बेटा पहले तो ये देख लो कि ये जो है ना, ये जो है ना 330 डिग्री, ये होता कौन से चतुर्थांश में है। 330 डिग्री को आप समझते होंगे कि 360 से थोड़ा सा कम है, चतुर्थांश होगा। और चौथा चतुर्थांश है तो यहाँ पर ASTC रूल लगा लो। तो कॉस चतुर्थ चतुर्थांश में धनात्मक होता है। जो भी आंसर माइनस में आ रहे हैं वो सब गलत है, माइनस वाले तो सारे गलत है। 50% आंसर माइनस में है। उनको यही नहीं समझ आता कि ASTC रूल का मतलब क्या है, या उनको तो ये सबसे बड़ी बात तो ये नहीं पता कि ASTC रूल पढ़ाया भी था। तो क्या होता है, कल पढ़े, खाए पिए सोए घूमे, टीवी देखी घर वालों के साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सुबह उठे बिना मुंह धोए वापस आ गए और बैठ गए, चलो अब खाते हैं, सर के प्राण खाते हैं। कौन सा चतुर्थांश है, सबसे पहले ये देख लो बेटा। क्या लिख सकते हो,
यही तो है ना इसकी संभावना कि आप या तो इसको एक ही तरीके से सॉल्व कर लेता हूं मैं इसको लिख सकता हूं कॉस 360 माइनस 30। किसी को आपत्ति हो तो बोल दो। और 360 माइनस 30 का मतलब चतुर्थ चतुर्थांश, समझ रहे? 360 से थोड़ा सा कम, 30 डिग्री कम, तो चतुर्थ चतुर्थांश है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि कॉस को परमिशन होती है चौथे चतुर्थांश में और पहले चतुर्थांश में धनात्मक रहने की। हमने लिखा भी था कॉस और जो सेक होता है वो पहले और चौथे में धनात्मक होता है, पॉजिटिव। और चूंकि हमने यहां पर देखा कि ये 360 कितना होता है, 2 पाई, तो जब जब हम पाई और 2 पाई और 3 पाई के रूप में विभक्त करेंगे तो हमारा त्रिकोणमितीय फलन बदलेगा नहीं, तो कॉस कॉस ही बना रहेगा। और कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का आंसर कितना होता है? कॉस 30 डिग्री का यहां पर आंसर होता है √3/2। आंसर आए हैं, बहुत सारे आंसर सही आए हैं, पर सुन लीजिएगा, सुना कीजिएगा, तब आपको और बढ़िया समझ आएगा, है ना? है ना बेटा? एक और क्वेश्चन, अरे बहुत सारे क्वेश्चन है, तू मत बताया कर, आप तो एक ये मुझे ज्ञान मत दिया करो कि सर एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, भरपूर है, जितने आपको जरूरत है उससे 2 ज्यादा ही होंगे, है ना? आप अपना दिमाग इन फालतू के कमेंट्स में मत लगाएं, क्योंकि यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम है, जिस तरीके से ऑनलाइन हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें एक ही प्रॉब्लम है। आप अगर मेरी बातों को नहीं सुनकर, आप जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको नहीं सुनकर अपने ज्ञान में उलझे रहेंगे, तो घर पे आपको समझाने वाला कोई नहीं है। घर पे क्लास का एक अलग चीज होता है, क्लास में आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा तो टीचर टोक सकता है। आप घर पे हो, आपका ध्यान भटकने से आप खुद बचा सकते हो। और मेरी रिक्वेस्ट है, अगर किसी के पेरेंट्स आसपास बैठे हो, किसी के पेरेंट्स अगर सुनते हो, तो अपने बच्चे के कनपटी पे एक जोर से मार के उसको बोले कि ढंग से पढ़ ले, है ना? चलो कोई बात नहीं, ध्यान से हम आगे स्टार्ट करते हैं। एक और सवाल मैं यहां पर लेता हूं। साइन 480 डिग्री, साइन 480 डिग्री। क्या लिखे? सबसे पहले तो ये देखो कि ये कौन से चतुर्थांश में है और हम इसको 480 को लिखें क्या। बोलो बेटा फटाफट। बहुत बढ़िया, पहला जो आंसर आया है वही शानदार आया है कि 540 माइनस 60 लिखो सर। धन्यवाद, आप मेरी बात को समझ गए हैं अब। तो हम यहां से इसको लिखेंगे 540 माइनस 60। शाबाश शाबाश, अब कोई मिस्टेक नहीं होगी। और 540 को समझना कि ये एक 18 के पहाड़ा बोलना, 18 के पहाड़े के हिसाब से आपको समझ आ जाएगा कि ये 180 का 3 गुना है, यानी 3 पाई है ना? 3 पाई है। अब पहले चतुर्थांश पता कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, चतुर्थांश पता कर लेते हैं, ध्यान से देखना। चतुर्थांश कैसे पता लगेगा? यहां से यहां तक 180 हो गया, फिर यहां से यहां तक ये 360 हो गया, और फिर यहां से यहां तक ये 540 हो गया, है ना? 1.5 चक्कर हो गया, मतलब 540 हो गया। पर उसमें से थोड़ा सा कम करो, क्योंकि आप देखोगे कि ये थोड़ा सा कम करने पर 60 डिग्री कम कर रखा है ना 540 में से, तो 540 में से जैसे ही 60 डिग्री कम करोगे आपका चतुर्थांश हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। और द्वितीय चतुर्थांश में साइन क्या होगा? धनात्मक की ऋणात्मक? अरे बोलो बेटा, द्वितीय चतुर्थांश में साइन क्या होगा? धनात्मक की ऋणात्मक? धनात्मक, बहुत बढ़िया, शाबाश। ASTC रूल। तो हमारा साइन फलन धनात्मक होता है, तो आंसर आना है धनात्मक। और चूंकि ये पाई का पूर्ण गुणज है, तो त्रिकोणमितीय फलन को परिवर्तित करना है या नहीं करना है? हाँ या ना में जवाब दो। त्रिकोणमितीय फलन को यहां परिवर्तित करना है या नहीं? नो नो। बाकी लोग, त्रिकोणमितीय फलन को परिवर्तित करना है या नहीं करना है? नहीं करना है। तो साइन क्या ही रहेगा? साइन ही रहेगा।
और 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री। अब चूंकि हम इसको देखो, मजे की बात, साइन 480 था, हमने कहा था शुरू में, यही तो बात कर रहे थे कि हम इसको छोटे कोण में परिवर्तित करने की कोशिश करें, और कर लिया। और साइन 60, अब इसकी वैल्यू तो अपने को पता है, कितनी है इसकी वैल्यू, √3/2। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ू, बोलो बेटा आगे बढ़ा जाए। ओके, थैंक यू। ये है, ये होमवर्क आपका हो गया, करेंगे ना आप? ठीक है, ये होमवर्क आप तीनों क्वेश्चन जो भी मैं छोड़ रहा हूं ये आप कर लेना। इनके आंसर्स जो होंगे ना, ये देखो सब यहां तक, इनमें से कोई एक अपन ले ले, या अपन ने तो लगभग लगभग कर ही लिए। आप कर लेना ये दोनों। इनके आंसर्स कैसे होंगे, जैसे कल का लेक्चर होगा ना, तो कल के लेक्चर के शुरू में मैं सॉल्व करके इनको डाल दूंगा। तो सॉल्व करके जब मैं इनको डाल दूंगा, तो आपको जब कल की पीपीटी मिलेगी ना, कल का जो हैंडआउट मिलेगा, उसमें आज के आंसर सारे मिल जाएंगे आपको, है ना। तो आज आज का आपका काम रहेगा कि इनको इनको सबको सॉल्व करना है, और कल के हैंडआउट में आपको आंसर मैच भी करने हैं कि अपन ने जो किया है वो सही है कि नहीं है ना। तो ये 6 सवाल है, ये 6 सवाल अपने को होमवर्क में कर लेने हैं। अब यहां पर अपन बात करते हैं कि यदि ऋणात्मक कोण आ जाए, त्रिकोणमितीय फलनों के लिए ऋणात्मक कोण आ जाए, त्रिकोणमितीय कौन सा भाई, कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है यहां पर? अरे बता तो मैं सारे ही दूंगा यार, मेरे को बताने में थोड़ी ना दिक्कत है, आप जो बोलो कोई सा भी। भाई साइन 330 वाला, ये तो 330 वाले तो कर ही लिए अपन ने, 210 वाले भी बहुत सारे कर लिए। आप पिछली स्लाइड में देखोगे, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। tan 300 डिग्री, tan 300 डिग्री को एक बार मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, वैसे किया हुआ है, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि किया हुआ है। आप खुद से कर लेना यार बेटा, सारे क्वेश्चन में कर दूंगा तो आप क्या करोगे, प्रैक्टिस नाम की भी एक चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए यहां पर अब नेगेटिव वाले की बात अपन करते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरी बात को, सुनना फटाफट से। अब कमेंट चैट बॉक्स में बिल्कुल आप टाइप करना बंद कर दें, ध्यान से सुन लें। अब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, ऋणात्मक कोण भी हमें दिया जाता है। अब ऋणात्मक कोण हमारे लिए एक समस्या है। कैसे समस्या है, ध्यान से सुनना। कि जैसे ये वृत्तीय पथ होता है, और इस वृत्तीय पथ पर जब हम घूम रहे होते हैं, तो हमने क्या कहा कि जब भी किसी कोण के लिए घूमना है, हमेशा हमने जो दिशा का चयन किया वो किया वामावर्ती यानी एंटी क्लॉकवाइज। जो भी दिशा का चयन हम यहां पर करते हैं, ये दिशा का चयन कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है धनात्मक कोण की स्थिति में। फिर हमने कहा था कि यहां पर घूर्णन की 2 दिशाएं संभव है, और उस घूर्णन की 2 संभव दिशाओं में एक तो धनात्मक दिशा जिसको हमने कहा था एंटी क्लॉकवाइज, और अगर यहां पर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे इस तरीके से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, तो उस कोण को क्या कहा जाएगा, ऋणात्मक। तो यहां पर वही चीज है कि जब आप समझना मेरी बात को, कि ये अगर अपनी प्रारंभिक रेखा है, ये वाली, मैं लाल रंग से इसको यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं, ये वाली अपनी प्रारंभिक रेखा है, और इस प्रारंभिक रेखा को यूं रखते हुए यदि हम एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त यानी धनात्मक दिशा में घूमते हैं, तो हम किस चतुर्थांश में होते हैं बेटा, आंसर दो। जैसे घूमना शुरू ही किया है, तो किस चतुर्थांश में प्रवेश करेंगे, प्रथम चतुर्थांश में। अब देखना, अब देखना कि यदि अब हम यहां से क्लॉकवाइज यानी ऋणात्मक दिशा में घूमना प्रारंभ करेंगे, तो किस चतुर्थांश में आ जाएंगे, चतुर्थ चतुर्थांश में आ जाएंगे। तो समझ रहे हो अंतर, अंतर समझ रहे हो कि जब भी हम माइनस थीटा कोण के लिए, बस ठीक है, कमेंट करना भी बंद कर दो, हो गया, समझ में आ गया मुझे, कि जब भी हम माइनस थीटा की बात करेंगे, तो माइनस थीटा वाले कोण के लिए हम
उल्टा घूर्णन जो करते हैं इससे हम चतुर्थ चतुर्थांश में प्रवेश करते हैं, और चतुर्थ चतुर्थांश में प्रवेश करने पर जो कॉस वाला फलन होता है, एएसटीसी रूल जानते हैं, एएसटीसी रूल, तो कॉस वाला फलन तो हो जाएगा धनात्मक और बाकी सारे फलन हो जाएंगे ऋणात्मक। आई बात समझ में? सिर्फ चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस को धनात्मक रहने की अनुमति है। टेन और साइन जो होगा वो चतुर्थ चतुर्थांश में ऋणात्मक रहता है। अर्थात जब हम साइन माइनस थीटा को सॉल्व करेंगे तो यहां बाहर क्या आ जाएगा, माइनस चिन्ह आ जाएगा, यानी ये जो माइनस थीटा लिखा हुआ है इस माइनस थीटा का माइनस बाहर आ जाएगा। कॉस फलन के रूप में बात की तो कॉस फलन का माइनस गायब हो जाएगा, पर टेन फलन की बात की तो टेन फलन में भी ये माइनस बाहर वापस लिखा जाएगा। तो साइन और टेन में माइनस चिन्हों को ऐसा का ऐसा ही बाहर ले लेते हैं, जबकि कॉस में उस माइनस चिन्ह का विलोपन कर दिया जाता है, उसको गायब कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ ऐसा है, ध्यान से समझना कि ये एक सवाल है, सवाल नंबर 1, साइन में -120, तो इस ऋणात्मक कोण की इस रूल से हमें क्या समझ में आया कि साइन -120 को क्या लिखा जाएगा, तो इसको चूंकि माइनस थीटा है, अब आप 120 वगैरह को मत देखना कि सर ये तो बड़ा कोण है, तृतीय चतुर्थांश है, क्या है क्या नहीं, आपका तो सिंपल सा काम क्या रहना चाहिए, वही मैं अभी जो कह रहा था वो कमेंट करना भी शुरू कर दिया। बेटा आपके बताने से पहले, आपके पूछने से पहले मैं बता दूंगा ना, है ना, या तो फिर तू बढ़ा ले। चिराग भाई ज्यादा होशियार नहीं है ना, होशियार नहीं, आराम से प्यार से, मस्त, कोई दिक्कत नहीं, अपन सब पढ़ेंगे। तो यहां पर आपको क्या करना है कि आपका सबसे पहला काम ये रहेगा कि साइन -120 है, आप थर्ड क्वाड्रेंट में भी इसको देखोगे तब भी है तो क्या, नेगेटिव ही है ना, तो अपने आप नेगेटिव पॉजिटिव का डिसीजन हो जाएगा। अपना पहला नियम कानून यहाँ क्या कहता है कि जब भी आपके सामने यहाँ पर ऋणात्मक कोण है तो आप उस माइनस को बाहर लिख देंगे और इसको लिख दिया जाएगा साइन 120। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब इस 120 को सॉल्व करने के लिए अपन वो पुराने नियम लगाएंगे। माइनस तो अपनी जगह है जो है ही, इस माइनस से हमें कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है ना। अब अपन क्या करेंगे, यहां पर साइन और इस 120 को क्या लिखेंगे, इस 120 को आप लिख लो 180 - 60। 120 को क्या लिख लो, 180 - 60। 180 - 60 किस चतुर्थांश में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में, यानी 120 डिग्री द्वितीय चतुर्थांश में होता है। और द्वितीय चतुर्थांश में ये माइनस तो अपनी जगह पे है। अब हम इस ब्रैकेट में, इस कोष्टक में जो लिखा है उसकी बात कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू है, ये जो कोण है द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में धनात्मक होगा साइन, और चूंकि यहाँ पर 180 यानी पाई के रूप में लिखा है तो साइन साइन ही बना रहेगा, तो साइन धनात्मक में 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर आंसर कितना आ जाएगा, अभी बताओ आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा बेटा, -√3/2। ठीक है, अब जो शुरू में कह रहा था ना, बीच में चिराग गोयल कुछ करके बोल रहा था कि सर ये तो तृतीय चतुर्थांश में, तो बेटा समझ रहे हो तृतीय चतुर्थांश में साइन नेगेटिव होता है, तो अपने आप यहां आंसर नेगेटिव आया है ना। तो नियमों से छेड़छाड़ नहीं करनी, नियम बनाए हैं अपनी सहूलियत के लिए, आप उलझो मत। चलो एक और जो यहां पर सवाल है इसकी हम बात करते हैं। ये सवाल है, सवाल नंबर 2, tan 135 वाला, -135 वाला, tan -135 वाला, तो क्या लिखा जाएगा सबसे पहले, इसको tan माइनस थीटा को, समझ रहे हैं, मतलब tan माइनस थीटा को क्या लिखा जाएगा, -tan थीटा। तो सबसे पहले इसको क्या लिख दोगे, -tan 135, है ना, -tan 135। ये माइनस अपनी जगह पे रहने दो, जो माइनस बाहर आ चुका है इससे छेड़छाड़ नहीं करना, ये अपनी जगह पे फिलहाल बना रहेगा। आपका काम क्या है, tan 135 को सॉल्व करना। तो tan 135, अभी 135 किस चतुर्थांश में है बेटा, द्वितीय चतुर्थांश में। तो आपने कहा द्वितीय चतुर्थांश में है तो tan क्या रहेगा, नेगेटिव।
और इसको क्या लिखेंगे, तो पहले नेगेटिव पॉजिटिव के बजाय अपन क्या कर लेते हैं, पहले तो इसको कोण के रूप में विभक्त कर लेते हैं। हम इसको लिख लेते हैं tan 90 प्लस 45, या जो मैं कहता हूं उसके हिसाब से बात करें अगर, तो मैंने क्या लिखना सिखाया, मैंने लिखना सिखाया इसको 135 को 180 माइनस 45। अब 180 माइनस 45 चतुर्थांश क्लियर है, द्वितीय चतुर्थांश, तो द्वितीय चतुर्थांश क्लियर है, तो द्वितीय चतुर्थांश में tan का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव। द्वितीय चतुर्थांश में tan का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और 180 मतलब पाई के रूप में तो tan फलन tan ही बना रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 45। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, दो माइनस को मिला के क्या बना सकते हैं बेटा, प्लस, तो दो माइनस को मिला के यहाँ पर बना लिया जाएगा प्लस, और ये कितना आ जाएगा, प्लस का tan 45, और प्लस के tan 45 का मान कितना होता है, +1। आंसर हो जाएगा +1। माइनस नेगेटिव कोणों को रूल नंबर 2 से कैसे सॉल्व करें, वाह, नहीं करेंगे बेटा, नहीं करेंगे। करना है तो फिर एक काम करो, एक चुल्लू पर पानी लो, उसमें डूब जाओ, है ना, कोई बात नहीं। चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो नियम जैसे ना सीक्वेंस से सीख रहे हैं, पहले ये सीखो बेटा, है ना, किसको कैसे सॉल्व करना है ये तो इन दी एंड सब समझ ही जाएंगे। अपने को क्या करना है, नेगेटिव कोणों के लिए ये जो हम सीख रहे हैं, जब भी ऋणात्मक कोण आए आपको ये प्रक्रिया लगानी है, इसके अलावा और कोई जुगाड़ नहीं है। माइनस कब किस में बाहर लेना है, तो हमने क्या सीखा, साइन और tan में माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस में माइनस गायब हो जाएगा, और अब उसके बाद जो बचा, अब उसके बाद जो बचा है, अब इसको शुरू के नियम 1 नियम 2 से, क्योंकि माइनस आपने कोण वाला गायब कर दिया ना, कोण वाला माइनस गायब कर दिया, तो अब आपको मुसीबत है ही नहीं। अरे बेटा जो कोण वाला माइनस था, जो ऋणात्मक कोण वाली समस्या थी, ये देखो यहाँ पर हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, ऋणात्मक कोणों के लिए क्या करना है, तो ऋणात्मक कोणों में से हमने माइनस को बाहर ले लिया, जब माइनस बाहर आ गया तो अब तो धनात्मक कोण बन गया, और धनात्मक कोण बन गया, माइनस बाहर रहा। अब इस धनात्मक कोण को जो पहले हमने नियम पढ़े थे, जो प्रारंभ में जो हमने नियम पढ़े थे, उनके अनुसार हम सॉल्व कर लेते। ठीक है बात। एक और कमेंट यहां पर आया है उत्कर्ष अग्रवाल का कि सर नेगेटिव एंगल के लिए तो क्लॉकवाइज जाते ना बेटा, जब मैं माइनस बाहर ले चुका तो एंगल नेगेटिव रहा कि पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया होगा, मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव हो गया होगा, और पढ़ रहे आपके साथ वाले दोस्तों के लिए भी पॉजिटिव हो गया होगा एंगल। अब पॉजिटिव हो गया तो नियम कौन से लगेंगे, पॉजिटिव पुराने वाले, रूल नंबर 1 रूल नंबर 2। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। आगे बढ़ता हूं, कोणों का योग व अंतर, तो यहां पर अब ये फॉर्मूले हैं बेटा, अब ये फॉर्मूले हैं जो अपने को याद करने हैं, है ना, याद करने हैं किस प्रकार से, कि साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा वो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी होगा। ठीक है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ये फॉर्मूले याद रखने हैं, मैं सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूं, याद रख के आप कल बैठेंगे क्लास में तो सबको पता होना चाहिए, कल क्लास में बैठने से पहले सबको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। मैं समझा देता हूं कि जब साइन, मैं समझा देता हूं ताकि याद करने में आसानी हो जाए, कि जब साइन ए प्लस बी हम लेते हैं तो साइन ए प्लस बी में इसको विस्तार, इसका विस्तार किया जाता है साइन ए, और जो दूसरा एंगल है उसका कॉस, यानी जब हम साइन ए प्लस बी की बात करते हैं तो एक का तो एक कोण का साइन और एक कोण का कॉस, और फिर जब हम यहाँ पर सेकंड वाले इस पद की बात करेंगे, इस वाले की, तो जिसका पहले साइन लिया था अब उसका कॉस लेंगे, यानी कोण ए का साइन था तो अब कोण ए का कॉस हो जाएगा, और कोण बी का कॉस था तो कोण बी का अब साइन हो जाएगा, है ना, अदला बदली। तो क्या होगी सीक्वेंस, कि जो पहले कोण लिखा है यानी ए, तो हम साइन से शुरू करेंगे, हम लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और जब यहां पर अगर माइनस आ जाएगा, देखो ध्यान से, साइन ए माइनस बी आ जाएगा, तो यहां इस फॉर्मूले में माइनस की जगह प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, बाकी पूरी पूरी चीज क्या रहेगी, सेम रहेगी। याद रखना है ये, है ना, ये आपके दिमाग की कैपेबिलिटी के ऊपर है, आपके दिमाग की क्षमता कितनी है याद रखने की, है ना, होशियार नहीं, इंटेलिजेंट बने। चलो बहुत बढ़िया, कॉस ए प्लस बी, अब ये फॉर्मूला है कॉस के लिए, तो ध्यान से देखना, कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले में क्या होता है,
कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले में अब दोनों जगह कॉस आएगा और दोनों जगह साइन आएगा। तो ध्यान से देखेंगे, यहां पर दोनों में कॉस आएगा तो कॉस ए कॉस बी, और दोनों में साइन आएगा पीछे तो साइन ए साइन बी। अब जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है, और जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस आता है। ये विशेष बात अपने को ध्यान रखनी है, ये विशेष बात अपने को ध्यान रखनी है। साइन में तो क्या था कि जहां यहां पर a प्लस बी था, यहां प्लस था तो यहां प्लस आया था, यहां बी सेकंड वाले में माइनस था तो माइनस आया था। अरे नंबर 1 नंबर 2 की बात कर रहा हूं, है ना। पर जब हमने कॉस वाले फॉर्मूले के लिए देखा तो वहां पर बेटा फॉर्मूले हैं, y कुछ नहीं होता, फॉर्मूले हैं, एक्सपेंशन है इनका ये y। कॉस वाले फॉर्मूले में हमने क्या देखा कि जब कॉस ए प्लस बी है तो यहाँ पर विस्तार करने पर इसके फॉर्मूले में माइनस आता है, और जब माइनस होता है तो वहां पर प्लस आता है। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे फॉर्मूला नंबर 3 और फॉर्मूला नंबर 4 कंप्लीट हुए। अब आते हैं अपन साइन और कॉस के बाद टेन के फॉर्मूलों पर, टेन के फॉर्मूलों पर। तो ध्यान से देखो, फॉर्मूला नंबर 5 और फॉर्मूला नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर टेन में ए प्लस बी है तो क्या होगा, सबसे पहले ऊपर लिखा जाएगा टेन ए प्लस टेन बी। ठीक है, टेन ए प्लस टेन बी, और नीचे लिखा जाएगा 1, और यहां पर ये आएगा, यदि यहां पर ऊपर हम प्लस चिन्ह लिए हैं तो नीचे माइनस चिन्ह आएगा। ऊपर अगर मैं प्लस चिन्ह लिया हूं तो नीचे माइनस चिन्ह आएगा, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी, है ना। और जब यहां पर टेन में माइनस कोण के लिए बात करेंगे, तो माइनस कोण के लिए बात करेंगे तो यहां ऊपर क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी, और अगर ऊपर माइनस आ चुका है तो नीचे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये सारे फॉर्मूले 6 के 6 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, कोशिश करनी है, लिखने हैं, प्रैक्टिस करनी है। और मैं फिर से ये कहूंगा कि कम से कम आप ये 10 वाले नहीं याद रख पाए तो ऊपर के 4 तो कम से कम याद रहने चाहिए। मतलब अगर किसी की याददाश्त कमजोर है तो वो कम से कम 4 याद करे, है ना। और अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे याद हो जाएंगे तो वो पूरे पूरे 6 याद कर रहे हैं। बाकी की जरूरत नहीं है बेटा, कॉट वगैरह सेक कॉसेक इनकी कोई जरूरत नहीं है ना। बाकियों की कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं इनके एप्लीकेशन, इनके ये कहाँ काम आएंगे ये अपने को समझने जरूरी है। कोई भी चीज अपने को यहाँ पर पढ़ी है, जो भी अपन ने यहाँ पर पढ़ा है, इस पढ़ी हुई चीज को काम में कहां पर लेना है, किस तरीके से काम में लेना है, ये थोड़ी एक जरूरी चीज हो जाती है। तो यदि मान लो कभी इस तरीके के सवाल आ जाए, उदाहरण जो पहला उदाहरण आपको नजर आ रहा होगा, साइन 75। तो अब क्या किसी को 75 डिग्री के लिए टेबल में वैल्यू पता है? कोई भी ये बोल दो कि सर मुझे 75 डिग्री के लिए टेबल से डायरेक्ट वैल्यू पता है। डायरेक्ट किसी को नहीं पता 75 डिग्री के लिए, सॉल्व करके वैल्यू किसी ने अगर निकाली है तो उसी को ये वैल्यू पता हो सकती है। तो इसका मतलब हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो अब अपने अपना तरीका क्या रहना चाहिए? तो तरीका क्या रहना चाहिए, तो देखते हैं, तरीके पर बात करते हैं। सबसे पहले तरीका यह रहेगा कि आप 75 को कुछ इस प्रकार के टुकड़ों में विभक्त करो जिनको आप जानते हो। तो आप 75 को लिखना पसंद करोगे 45 प्लस 30। अब आप जानते हो फॉर्मूले के हिसाब से बात करें तो यहां से हम साइन ए प्लस 20 को क्या लिखा जा सकता है, साइन 75 प्लस 30 लिखा जा सकता है। साइन 75 प्लस 30 इसको लिखा जा सकता है, अर्थात सॉरी 45 प्लस 30, सॉरी साइन 45 प्लस 30 लिखा जा सकता है। और साइन 45 बेटा चिराग गोयल, गलत बात, ये साइन 45 प्लस साइन 30 नहीं होगा, साइन 45 प्लस साइन 30 नहीं होगा। ये इसको क्या लिखना है ध्यान से देख ले, मतलब गलती करने की हद होती है, जल्दबाजी इतनी कर रहा है कि पता नहीं क्या कर रहा है। सबसे पहले आपने साइन को साइन ही रहने दिया, ध्यान से देखो, ये साइन को साइन ही रहने दिया, और इस 75 को आपने दो टुकड़ों में लिख दिया 45 प्लस 30। 45 को आप मान लो ए जैसा और 30 को आप मान लो बी जैसा, है ना। 45 को आप मान लो ए जैसा और 30 को आप मान लो बी जैसा। और पहला फॉर्मूला नंबर 1 लगा दो। फॉर्मूला नंबर 1 क्या कहता है, साइन ए कॉस बी प्लस
कॉस ए साइन बी, और साइन ए की जगह कितना है 45, तो ये हो जाएगा साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। एक और कमेंट आया है, बड़े मजेदार कमेंट है कि सर इस 75 को 60 प्लस 15 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते ना बेटा, इस 75 को तो 74 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, इस 75 को तो 70 प्लस 5 भी लिख सकते हैं। पर क्या 70 डिग्री और 5 डिग्री के लिए वैल्यू पता है क्या आपको? ऐसे ही आपने कहा 60 और 15, 60 प्लस 15 लिख दो, तो 15 डिग्री के लिए वैल्यू जानते हैं क्या? और जानते तो बहुत बढ़िया बात है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है आपकी आपके दिमाग से। नाम भी है कृष प्रकाश। बेटा जो पहले बोलते हैं ना उसको सुना करो कि हमने क्यों इसको 45 प्लस 30 लिखा है, जब तक सुनेगा नहीं समझेगा नहीं। चलो बात आगे बढ़ाते हैं। अब चूंकि हमने 75 को उस प्रकार से तोड़ने की कोशिश की कि हम ज्ञात कोणों या जो हमारे जो चिर परिचित कोण है उनके रूप में हम इसको लिख पाए, तो 45 भी हमारे लिए एक ज्ञात कोण है और 30 भी हमारे लिए ज्ञात कोण है, तो 75 को हमने 45 प्लस 30 लिखा। एक को ए जैसा माना, एक को बी जैसा माना, और ए और बी के रूप में फॉर्मूला जो फॉर्मूला नंबर 1 था वो लगा दिया। साइन 45 कितना होता है 1/√2। कॉस 30 कितना हो जाएगा, तो कॉस 30 हो जाएगा √3/2। कॉस 45 कितना हो जाएगा 1/√2, और साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो अब यहां से नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा 2√2, और ऊपर क्या आ जाएगा √3 + 1, तो ये हमारा आंसर आ जाए होगा। साइन 15 डिग्री आप खुद से होमवर्क में करेंगे, साइन 15 डिग्री को आप खुद से होमवर्क में करेंगे। कॉस 105 को क्या लिखा जाए, सवाल नंबर 3 पर मैं आपको लेकर आता हूं। कॉस 105 के टुकड़े क्या किए जाए, कॉस 105 के टुकड़े क्या किए जाए। अनिल कुमार का बिल्कुल सही आंसर आया है, दीपेश बहुत सही आंसर आया है, आनंद बिल्कुल सही, सक्षम सही आंसर है। बाकी लोग, चिराग सही, चिराग का बहुत इक्का दुक्का सही आंसर आता है, सही है। दीप्ति, रोहित, तोरन, 90+15 जिसने लिखा है वो गलत है। एक आंसर था 90+15, में नाम पढ़ना भूल गया, बहुत तेजी से आंसर आते हैं तो समझ नहीं आता। 90+15 बिल्कुल गलत है, क्योंकि 90 को तो भले आप जानते हैं पर 15 डिग्री के लिए कुछ नहीं जानते। 60+45 तो मैं लिख दूं, मैं लिख देता हूं 60+45, तो ये मैंने लिख दिया कॉस 60+45। अब कॉस वाला फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला नंबर A+B 60+45, फॉर्मूला नंबर 3 लगाओ। सवाल 3 में फॉर्मूला नंबर 3 लगाओगे तो क्या लिखोगे, फॉर्मूला 3 कॉस 60 कॉस 45 माइनस साइन 60 साइन 45। कॉस 60 कॉस 45 माइनस साइन 60 साइन 45 हो जाएगा। और कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, कॉस 45 का 1/√2 माइनस साइन 60 का मान √3/2, और इसका इस तरीके से। तो क्या लिख देंगे, नीचे यहां पर 2√2 आ जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस √3। ठीक है, इसी को क्या भी लिखा जा सकता है, माइनस कॉमन बाहर लेकर √3 - 1/2√2। आ रही बात समझ में? चलो सबसे मजेदार ये चौथा वाला सवाल है, इसको आप बता दो। जो चौथे वाले सवाल के टुकड़े बता देगा ना कि इस 23 डिग्री को क्या लिखा जाए। 60 - 37, हाँ 60 - 37 भी लिखा जा सकता है।
और 53 - 30, 53 - 30 भी लिखा जा सकता है। 90 - 53, 90 - 53 भी। नहीं यार, 90 - 53 तो गलत हो गया। 90 - 53 तो गलत हो गया बेटा। दो ही है मेरे हिसाब से, 60 - 37 और 53 - 30, ये दो ही है। तो आप देखना, दोनों में माइनस, यानी फॉर्मूला नंबर 6 ही काम करेगा। 10 का है ना, क्योंकि 10 का है, फॉर्मूला नंबर 6 काम करेगा। आप इसको करना, है ना, ये आपका होमवर्क हो गया, ये भी आपका होमवर्क हो गया, आप इसको ट्राई करना, है ना। कर लेंगे ना, कोशिश करेंगे तो होगा, बिल्कुल होगा। और ये भी, ये आपका होमवर्क हो जाएगा आगे। 105, आपने अभी हाल कॉस वाला किया है ना, बिल्कुल ऐसे साइन वाला करना, ऐसे कैसे ही ये वाला भी होमवर्क आप ट्राई करना। इस क्वेश्चन को मैं कल डिस्कस भी करूंगा, और ये आपका होमवर्क भी है, डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो यहां तक की हम बात कर लेते हैं, यहां तक के हैंडआउट में आपको भेज देता हूं। हाँ बेटा, कल की छुट्टी है, कल की छुट्टी है। एक रेडियन में एक, अच्छा, एक बहुत बढ़िया बात पूछी है किसी ने कि सर एक रेडियन में 57.3 डिग्री होते हैं क्या? हाँ, मतलब कुछ उतना ही होता है, 57 पॉइंट करके कुछ। अब ये .3 का एग्जैक्टली मुझे भी अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, पर हाँ, एक रेडियन में 57 डिग्री के आसपास कुछ होता है। एक रेडियन में 57 डिग्री के आसपास कुछ होता है। आज का लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, कल की छुट्टी है, बिल्कुल आप पढ़ें ये जो भी अपन ने 3 लेक्चर में सीखा है, ये आप पढ़ें। आपके पास मॉड्यूल है, उसमें से जो जो आप सवाल कर सकते हैं वो आप सॉल्व करें। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मॉड्यूल ऑनलाइन मिले होंगे बेटा आपको, आपके अकाउंट में आपको ये मिले होंगे, सॉफ्ट कॉपी में जरूर मिले होंगे। होता है ना मोबाइल पे पीडीएफ टाइप से, अरे मिले होंगे यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। और नहीं मिले तो जो सवाल मैंने दिया आप तो इन्हीं की प्रैक्टिस करो, जो अभी तक मैंने पढ़ाया है, जो अभी तक मैंने पढ़ाया है, इससे इससे बेहतर आपको मॉड्यूल में भी नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ तक ये पढ़े, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। आप तो जो मैंने पढ़ाया है, कुछ लोगों को तो हार्ड कॉपी भी मिल गए, वाह। चलिए, धन्यवाद 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 बेटा।